हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर एसएसटी क्लास। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए फिर से उत्साहित होंगे। तो चलिए आइए बिना देरी की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज हमारा पाठ है पाठ 4, जिसका नाम है बच्चों पृथ्वी के परिमंडल, मतलब स्पेयर्स ऑफ द अर्थ। बच्चों आइए अब जानते हैं इस पृथ्वी के परिमंडल के बारे में। तो बच्चों, यहाँ का परिचय है। आप जानते हैं कि सौर परिवार के ग्रहों तथा उपग्रहों को प्रकाश तथा ऊष्मा सूर्य से ही मिलती है। और सौर परिवार के कुछ ग्रह तो बहुत गर्म है और कुछ बहुत ही ठंडे, अतः उन पर जीवन की कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ती है। जीवन के लिए उपयुक्त दशाएं केवल हमारी पृथ्वी पर मिलती हैं। इस दृष्टि से हमारी पृथ्वी और सौर परिवार में अनोखी है। आइए इसके बारे में संक्षिप्त से जाने। तो बच्चों आइए पाठ की शुरुआत करते हैं जानने के लिए किस तरीके से हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत अनोखी है। तो बच्चों, यहाँ पर आप जानते हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन के अस्तित्व के लिए उचित दशाएं हैं। यह पृथ्वी पर मुख्य रूप से जल, थल एवं वायु की उपस्थिति के कारण है। अब पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल है, क्यों है बच्चों? क्योंकि जल है, थल है और वायु है, इसीलिए यहाँ पर एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ पर लाइफ यानी कि जीवन संभव है। पृथ्वी को 4 क्षेत्रों में या भागों में विभाजित कर सकते हैं। इन्हें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल कहते हैं, 4 भागों में डिवाइड करके। तो ये पृथ्वी के परिमंडल कहलाते हैं। 4 जो पृथ्वी के परिमंडल में क्या क्या आता है बच्चों? उसमें आता है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल आता है। तो आइए, पहला है हमारे पास स्थल मंडल, जिसको लिथोस्फेयर कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों क्या है? यह पृथ्वी का वह ठोस ऊपरी भूभाग है जो मुख्य रूप से चट्टानों और धातुओं से बना है। इस ऊपरी तल पर महाद्वीपीय और महासागर स्थित। जो ऊपरी भाग है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? स्थलमंडल बोलते हैं। यहाँ पर बच्चों चट्टानों और धातुओं से बना है। ठीक है, मुख्य रूप से चट्टानों और धातुओं से बना है। यहाँ पर ऊपरी तल पर क्या है? महाद्वीपीय महासागर स्थित है। और पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहा जाता है। इस भूपर्पट्टी पर महाद्वीपीय और महासागर है। इस पर क्या है? बहुत सारे महाद्वीप, बहुत सारे महासागर हैं। महाद्वीपीय क्षेत्रों में अत्यधिक मोटी लगभग 40 किलोमीटर और महासागरों में बहुत पतली है, जहां इसकी मोटाई 10 से 12 किलोमीटर लंबी है। तो बच्चों तक हो सकती है। पृथ्वी के धरातल का लगभग 1/3 भाग क्या है? स्थल है। 1/3 भाग स्थल है, जबकि बाकी जल से ढका हुआ है। बाकी जगह पर क्या है बच्चों? 4 में से 1/3 क्या है? स्थल है। बाकी 3 जगह पर क्या है बच्चों? पानी है। तो बच्चों, महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट्स क्या है? समुद्र तल से ऊपर उठे विस्तृत आकार के भूखंड को महाद्वीप कहते हैं। समुद्र तल से जो ऊपर उठा हुआ होता है विस्तृत आकार का भूखंड, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? महाद्वीप कहते हैं। इस समय पृथ्वी 7 बड़े महाद्वीपों में विभाजित है। 7 बड़े महाद्वीप है जो महासागरों द्वारा एक दूसरे से पृथक, जिनको महासागर जो एक दूसरे से अलग करते हैं। तो ये महाद्वीप क्या है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये क्या है बच्चों? हमारे 7 महाद्वीप है, स्थल हैं। और बच्चों ये विस्तृत जल राशि द्वारा एक दूसरे से अलग कहते हैं। यहाँ पर महासागर जो है इनको अलग अलग करते हैं। तो अलग स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। स्थल का जो बहुत बड़ा भाग कहाँ है पर बच्चों? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और बच्चों यहाँ पर इस बॉक्स में हम ये जान सकते हैं कि अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है और हिम की बहुत मोटी परत से ढका हुआ है, इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं श्वेत महाद्वीप बच्चों इसको? किसको बच्चों? यहाँ अंटार्कटिका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरे साल सफेद मोटी चादर से ये ढका रहता है। और बच्चों इसके बाद पहले जानते हैं हम पहले कॉन्टिनेंट के बारे में, एशिया। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। जो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल उसका 1/3 भाग में एशिया फैला हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? पूर्वी गोलार्ध में। यह कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरोप और एशिया को मिला करके बनता है क्या बच्चों? यूरेशिया। तो बच्चों एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। अब एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है बच्चों? एक यूराल पर्वत है जो इन दोनों को अलग करता है। और बच्चों यहाँ पर यूरोप के बारे में जानते हैं। तो यह महाद्वीपीय एशिया के पश्चिम में स्थित है। एशिया के कहाँ पर स्थित है बच्चों? पश्चिम में स्थित है। यह एशिया से बहुत छोटा है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। और आर्कटिक वृत्त कहाँ से गुजरता है बच्चों? यहाँ से होकर के गुजरता है। तो यह 3 ओर से जल से घिरा है। 3 साइड से क्या है बच्चों? वाटर बॉडीज है। वाटर बॉडी से घिरा हुआ है ये।
और फिर उसके बाद देखते हैं क्या है हमारे पास, अफ्रीका है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। कहां से बच्चों गुजरती हैं? ये जो हमारा अफ्रीका है यहाँ से तीन रेखा, कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। यह एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा क्या है? एशिया, फिर अफ्रीका है। तो विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं अफ्रीका में स्थित सहारा का रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। यहाँ बहुत गर्मी होती है इस रेगिस्तान में, और इसका नाम क्या है बच्चों? सहारा, जो कि अफ्रीका में है। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्रों और महासागरों से घिरा है। चारों से किससे घिरा है बच्चों? महासागरों से और समुद्र से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है बच्चों? नील है, जो अफ्रीका से होकर के ही गुजरती है। अब देखिए बच्चों, उत्तरी अमेरिका क्या है? तो यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा, पहला क्या है? एशिया, दूसरा क्या है? अफ्रीका, तीसरा क्या है? उत्तरी अमेरिका। अब ये दक्षिण अमेरिका से एक संकरी स्थल से जुड़ा हुआ है। दक्षिण अमेरिका से जुड़ा एक संकरी पट्टी जैसे वहां से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? पनामा स्थल संधि कहते हैं। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा, कौन कौन से हैं? पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? पूरी तरीके से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो बच्चों अब उसके बाद आता है दक्षिण अमेरिका। इसका अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में है। दक्षिणी अमेरिका, विश्व में सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती। दक्षिण अफ्रीका में बच्चों, सॉरी, दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी नदी जो है विश्व की, वो लंबी नदी कौन सी है बच्चों? अमेजन नदी। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली, उत्तर से बच्चों दक्षिण की ओर फैली। क्या? एंडीज पर्वतमाला कहां पर? दक्षिणी अमेरिका में। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है बच्चों? पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। इसे द्वीपीय महाद्वीप इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि यह चारों ओर से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। और उसके बाद बच्चों हमें मिलता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बारे में पढ़ते ही बहुत ही ये इंटरेस्टिंग है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के बीच में स्थित है। दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित होने के कारण ये सदैव बर्फ की मोटी परतों से ढका रहता है। यहाँ पर कोई भी लाइफ नहीं है पॉसिबल। यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। यह बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित है। यहाँ पर क्या है बच्चों? शोध केंद्र जो है ना, वो स्थित है। भारत के मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक शोध संस्थान भी यहाँ स्थित है। भारत की जो मैत्री है और जो दक्षिण गंगोत्री नामक की जो शोध संस्थान है भारत के, उन्होंने यहाँ पर स्टैब्लिश किए हैं। और बच्चों आइए प्रमुख स्थलाकृतियों के विषय में भी जानकारी प्राप्त करते कि धरती में कौन कौन से तरीके की स्थलाकृति, भू आकृतियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, पहला है हमारे पास पहला हमारे पास है पर्वत। ये चट्टानों के वे ऊंचे भूखंड है जो भूमि से लगभग 600 मीटर ऊंचाई तक उठे हुए हैं। अधिकतर पर्वत भू पर पट्टी के ऊंचा उठाने और मुड़ने से बने हैं। आप जैसे जैसे पहाड़ पर चढ़ते हैं तो वह ठंडा होता जाता है। जैसे जैसे पहाड़ पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ठंडक बढ़ती जाएगी। यदि पहाड़ पर काफी ऊंचाई तक जाते तो पेड़ पौधों में जंतुओं को काफी ठंड का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऊंचाई पर क्या टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। अब ऐसे ऊंचे पहाड़ों की एक श्रृंखला बन जाती है। अब इसकी श्रृंखला बन जाती है पहाड़ों की, जिन्हें तो उन्हें पर्वत श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? श्रृंखला को, पहाड़ों की श्रृंखला को पर्वत श्रेणी। ये अनवरत फैली हुई हो सकती है, कहीं से भी कितनी भी दूर तक फैली हो सकती है, और समांतर श्रेणियों की श्रृंखला में भी हो सकती है और समांतर श्रेणी में भी हो सकती है। हिमालय समांतर पर्वत श्रेणियों का सबसे अच्छा उदाहरण है। हिमालय क्या है? पर्वत श्रेणियों का समांतर जो पर्वत श्रेणियां, उनका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है। पर्वत अपनी आयु के अनुसार 2 प्रकार के, युवा तथा प्राचीन हो सकते हैं। युवा भी हो सकते हैं और प्राचीन, अपनी उत्पत्ति के आधार पर। आल्पस या हिमालय युवा पर्वत है। आल्पस या हिमालय क्या है? युवा पर्वत है। जबकि अरावली हो गई और अल्पेशियन प्राचीन पर्वत है, बहुत पुराने हैं। ठीक है, इनको बूढ़ी हो चुके पर्वतमाला भी कहा जाता है। और बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्या है? पर्वत है, ऊंचे ऊंचे, जो ऊंचाई पर जाने पर जिनमें ठंड बढ़ जाती है और बर्फ भी गिरने लगती है। तो क्या है बच्चों? ये पर्वत है। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर है पठार। ये सामान्य रूप से ऊंचे उठे हुए वे भूभाग है जो ऊपर से लगभग समतल होते हैं, प्राय ये मेज के समान होते हैं और
टेबल लैंड कहलाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? टेबल लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि ये प्राय मेज के समान होते हैं और ऊपर से क्या होते हैं? उठे हुए होते हैं और लगभग समतल होते हैं ये। तो बच्चों सामान्यतः पठार ऊबड़ खाबड़ और चट्टानी होते हैं, ऊबड़ खाबड़ होते हैं और मतलब एक बैलेंस नहीं होता है इनमें। और उसके बाद बच्चों हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हो सकते हैं, बहुत दूर दूर तक, हजारों वर्ग किलोमीटर में। भारत में दक्कन का पठार हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दक्कन का पठार, तो दक्कन का पठार है बच्चों वो। कुछ पठारों में महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ बड़ी मात्रा में भरे पड़े हैं और कुछ पठारों में क्या, बहुत भारी मात्रा में जो खनिज पदार्थ है वो भरे हुए हैं। तिब्बत का पठार विश्व में सबसे ऊंचा है। तिब्बत का पठार क्या है? विश्व में सबसे ऊंचा पठार है। अतः इसे संसार की छत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है बच्चों। और यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरीके से इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये किसका है? ये पठार का दृश्य है। उसके बाद बच्चों आता है मैदान। तो मैदान निचले और अपेक्षाकृत समतल भूभाग होते हैं। ये समुद्र तल से बहुत ऊंचे नहीं होते हैं। समुद्र तल से बहुत ऊंचे नहीं होते, समतल समुद्र तल के थोड़े आसपास ही होते हैं और समतल होते हैं। मैदान प्राय समुद्र तटों के साथ या नदियों के आसपास पाए जाते हैं। समुद्र तट के साथ या नदी के आसपास। मैदानों का निर्माण मुख्य नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई रेत मिट्टी के जमा होने से होता है। जो बहा करके नदी और जो वाटर बॉडीज है वो लेकर आती है। ये जमा पदार्थ प्राय रेत मिट्टी, गाद या कीचड़ या चिकनी मिट्टी और बालू का बना हुआ होता है। यह मटेरियल किससे बना हुआ होता है? जो बहा के लाती है वो, उनमें रेत मिट्टी होती है, गाद, कीचड़, चिकनी मिट्टी एक्सेट्रा होता है और बालू भी। इसीलिए ये मैदान काफी उपजाऊ होते हैं और क्योंकि ये सब बहा के लाते हैं नदियां पानी अपने साथ, तो इसलिए यहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ भी हो जाती है। उसके बाद बच्चों संपूर्ण विश्व में कृषि का विकास ऐसे ही मैदानों में हुआ है। पूरे विश्व में जो कृषि है उसका विकास इसी तरीके से हुआ है, मैदानों में। मैदान में यातायात और संचार के सस्ते और आसान साधन उपलब्ध है। अब क्या है बच्चों? मैदान में क्या, यातायात के, संचार के बहुत ही सस्ते साधन जो है उपलब्ध होते, आसानी से मिल जाते हैं। इसीलिए सभी स्थलाकृतियों में मैदान विश्व में सबसे घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र है। और विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर होती है? मैदानी क्षेत्रों में ही होती है बच्चों। आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो चित्र है इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से ये मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर ये जो सुविधाएं होती है बहुत आसानी से मिल पाती है और जीवन सुगम हो जाता है। इसी जनसंख्या बच्चों, बहुत सारी जनसंख्या कहाँ होती है? मैदानी क्षेत्र में। अब बच्चों आगे हमारे पास जलमंडल। अब जलमंडल में क्या है? हमारी पृथ्वी का लगभग 71% प्रतिशत धरातल सागरों और महासागरों से ढका है। यहाँ पर सागर और महासागर हैं और महासागर, सागर, झीलें और नदियां आदि विभिन्न जल संरचनाएं मिलकर जलमंडल का निर्माण करती हैं। महासागर विशाल विस्तार वाले जलीय भाग को कहते हैं। जो विस्तार जलीय भाग होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? महासागर कहते हैं। लाखों जंतुओं का घर है महासागर। क्या है बच्चों? लाखों जंतुओं का घर होता है। महाद्वीपों की तरह अलग अलग ना होकर सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। पृथ्वी पर 5 मुख्य सागर है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर। तो बच्चों आइए जानते हैं प्रशांत महासागर के बारे में पहले। तो यह सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। यह एशिया और ऑस्ट्रेलिया को उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। और औसतन लगभग कितना है बच्चों? यह औसतन 165723740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ढके हुए इतना बड़ा विशालकाय समुद्र है और जो महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। जो महाद्वीप है उनके क्षेत्रफल से भी बड़ा है। विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना खाई, जो मेरियाना ट्रेंच है, मतलब मेरियाना खाई है बच्चों, वो क्या है? 11022 मीटर है, जो प्रशांत महासागर में ही स्थित सबसे गहरी खाई है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अटलांटिक महासागर, यह यूरोप और अफ्रीका को उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से पृथक करता है, अलग करता है। यह अंग्रेजी के एस अक्षर के समान इस आकृति में दिखाई देता है बच्चों, इस आकृति में दिखाई देता है। विश्व में यह सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। क्यों बच्चों? यहाँ पर जो यातायात है बहुत चलते हैं और इस महासागर के तटों पर कई महत्वपूर्ण बंदरगाहें भी हैं। उसके बाद बच्चों देखते हैं हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर ये एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश अर्थात हिंदुस्तान यानी भारत के नाम पर रखा गया है। ये अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों की सीमाओं से घिरा हुआ, टच करती है सीमा यहाँ पर। तो दक्षिणी महासागर क्या है बच्चों? दक्षिणी महासागर जिसे दक्षिण ध्रुवीय महासागर या अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है, विश्व के सबसे
दक्षिण में स्थित है, सबसे दक्षिण में स्थित है। इसका नाम क्या पड़ा बच्चों? दक्षिण महासागर। यह चौथा सबसे बड़ा महासागर चौथे नंबर पर आता है और उत्तर दिशा से संपूर्ण अंटार्कटिक महाद्वीप को घेरे हुए इस महासागरीय क्षेत्र में उत्तर की ओर बहने वाला ठंडा अंटार्कटिक जल गर्म उप अंटार्कटिक जल का मिलन होता है। यहाँ पर ठंडे और गर्म जल मिलते हैं, स्ट्रीम्स। तो बच्चों, आर्कटिक महासागर क्या है? यह महासागर उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से घिरा है और आर्कटिक वृत्त में है। कहाँ है बच्चों? आर्कटिक वृत्त में है आर्कटिक महासागर, इसलिए इसका नाम भी यही पड़ा है। तो बच्चों, वर्ष के अधिकांश समय में यहाँ इस महासागर का जल जमा हुआ रहता है, बर्फ से जमा रहता है, ठंडा प्रदेश है। यह रूस, कनाडा, स्कैंडिनेविया, ग्रीनलैंड और अलास्का से घिरा हुआ है। कहाँ कहाँ से घिरा है बच्चों? यह बच्चों कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है रूस से घिरा हुआ है, कनाडा से घिरा हुआ है, स्कैंडिनेविया से घिरा हुआ है, ग्रीनलैंड, अलास्का से घिरा है। महासागरों के अतिरिक्त पृथ्वी की सतह पर बड़ी संख्या में छोटे सागर, खाड़ियां, जल डमरू तथा अन्य जल राशियां हैं। ये सभी जलमंडल का भाग है। तो बच्चों, जो जलमंडल का भाग है और कौन कौन से है, क्या क्या है जलमंडल का भाग? जैसे छोटे छोटे सागर हैं, खाड़ियां हैं, जल डमरू हैं और या जो अन्य जो वाटर बॉडीज है उनको जल राशियां बोलते हैं। तो बच्चों, ये सब क्या है? महासागरों के अलावा है हमारे पास। ये सभी जल मंडल का भाग है। सब किसका भाग है बच्चों? जल मंडल का भाग है। सागर का किनारा समुद्री तट रेखा का आरंभ है। तो सागर का किनारा है वो क्या है बच्चों? समुद्री तट रेखा का शुरुआत है, यानी कि आरंभ है। समुद्री तट रेखा के विभिन्न लक्षण कई घटकों जैसे तेज पवन का चलना, लहरों का टकराना, तापमान और जलवायु को निर्धारित करते हैं। मतलब बच्चों, जैसे कि तेज पवन चल रही है और लहरों का टकराना तापमान को निर्धारित करता है और जलवायु को निर्धारित करता है। तो समुद्री तट रेखा सीधी या कटी फटी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। और कटी फटी तट रेखाएं पोताशयों या बंदरगाहों को विकसित करने के लिए क्या होती है बच्चों? सहायक होती है। अतः ऐसे तटों पर बहुत से बंदरगाह या पोताश्रय विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार व्यापार या वस्तुओं की आयात निर्यात की दृष्टि से समुद्री तट रेखा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे बच्चों सामान का सेवाओं का आयात और निर्यात बहुत सस्ते में हो जाता है और बच्चों बहुत दूर दूर तक इनको पहुंचाया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इस चित्र में दिखा है समुद्र का तट। किस तरीके का समुद्र का तट होता है बच्चों? तो इस तरीके का होता है। तो बच्चों, आगे चलिए देखते हैं वायुमंडल। अब क्या है बच्चों? वायुमंडल को एटमॉस्फेयर बोलते हैं इंग्लिश में। नाउ हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी है, इसी ही वायुमंडल कहते हैं। जो गैस से चारों तरफ से हमारी पृथ्वी घिरी है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे ही वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का यह आवरण ही पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। अगर यह वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं हो पाएगा। लगभग 100 किलोमीटर यानी कि 120 मील सघन वायुमंडल का आवरण सूर्य के विकिरण से हमारी रक्षा करता है। जो 120 मील या फिर लगभग 100 किलोमीटर का सघन वायुमंडल आवरण है, वो हमारे सूर्य की विकिरण जो किरणें आती है हमारे तक, उससे हमें बचाता है और सजीवों को आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करता है। सजीव लोग होते हैं उनको क्या करता है बच्चों? आवश्यक जो परिस्थितियां होती है वो प्रदान करता है। वायुमंडल 5 मुख्य परतों में विभाजित है। जो वायुमंडल है मुख्य 5 परतों में विभाजित है, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बाह्य मंडल। अब क्या है इनके नाम बच्चों? ये सारे क्या है? परिस्थिति वायुमंडल के मुख्य 5 परतें हैं। तो बच्चों, वायु हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए, यह पृथ्वी के धरातल से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वायु विरल और कम घनी होती जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं बच्चों, तो उनकी जो वायु की घनत्व है उसका, वायु का, वो कम होते जाता है और लगभग ये 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है हमारा वायुमंडल। और ऑक्सीजन की मात्रा भी घटती है। जैसे हम ऊपर जाएंगे बच्चों, वैसे ही हमारी ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो भी घटती, यानी कि कम होती हुई जाती है। इस कारण पर्वतारोही ऊंची चोटियों पर चढ़ते समय अपनी पीठ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर जाते। ऑक्सीजन जलने की क्रिया में भी सहायक है। और इसीलिए बच्चों, क्योंकि जो ऊंचाई में पर्वतारोही जाते हैं, ऊंचाई में ऑक्सीजन कम हो जाती है, इसलिए अपने पीठ पर वो ऑक्सीजन के सिलेंडर लाद करके जाते हैं। और जो बच्चों ऑक्सीजन है वो जलने में भी हेल्प करती है। और यहाँ देख सकते हैं, नाइट्रोजन का भी प्रोटीन के मुख्य भाग की तरह महत्व है। नाइट्रोजन भी प्रोटीन की तरह ही वहां पर महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधों की वृद्धि और भोजन बनाने में
सहायक होते हैं। ठीक है, हम वायु को देख नहीं सकते, यह पूरे समय हमारे ऊपर दबाव डालती रहती है। यह दबाव पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। जो हम पर वायु दबाव डालती है बच्चों, किसके कारण होता है? पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसी के कारण हम वायु का दबाव जो है वो अपने वायुमंडल में महसूस करते हैं। हम वायु को देख नहीं सकते और हम उसका केवल और केवल बच्चों क्या कर सकते हैं? दबाव महसूस कर सकते हैं। इसे वायु दाब कहते हैं। इस दबाव को क्या कहते हैं बच्चों? वायु दाब कहते हैं। वायु दाब को बैरोमीटर में, जो कि वायु दाब मापी यंत्र होता है, उससे नामक उस यंत्र से ही हम माप सकते हैं। किसको बच्चों? वायु के दाब को, यानी कि बैरोमीटर से माप सकते हैं। और बच्चों इस बॉक्स में हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, यह भी जानिए, जैसे कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत है? 78%। ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9% तथा कार्बन डाइऑक्साइड है वायु का 0.03% भाग ही बनता है हमारे वायुमंडल में। अन्य अन्य अनेक गैसें वायु का शेष 0.07 छोटा भाग बनाती हैं। समताप मंडल में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पाई जाती। इसमें जल 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 वाष्प कण, बादल और धूल कण भी नहीं पाए जाते हैं बच्चों। और बच्चों इसके बाद हम यहाँ पर समझते हैं कि किस तरीके से हमारा ये जो वायु के मंडल, जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में अलग अलग भाग परत कैसी हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारे जस्ट ऊपर ही क्या होता है? पृथ्वी के ऊपर क्षोभ मंडल होता है। उसके बाद कौन सा आता है हमारे पास? दूसरा भाग आता है समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, ये फिर ताप मंडल, और ये बाह्य मंडल। और बाह्य मंडल में क्या होता है बच्चों? आपके रॉकेट हो गए और आपके प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं। और यहाँ पर ताप मंडल में क्या होता है? आपकी सैटेलाइट्स होती हैं। और जो तारे टूटना ये सब होता है क्रिया, ये सब बिजली कड़कना, ये सब कहाँ होता है बच्चों? मध्य मंडल में होता है। और समताप मंडल में क्या होता है बच्चों? समताप मंडल में जो आपकी जो तश्तरियां आते हैं वो उड़ती हैं। और जो क्षोभ मंडल है इसमें क्या होते हैं? हम उड़ान भरते हैं, हमारे जहाज वगैरह, एरोप्लेन वगैरह चलते हैं। तो बच्चों ये क्या है? हमारे जो हवा है परत, उसकी जो वायुमंडल है हमारा, उसकी परतें हैं। और उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है जैव मंडल, जिसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो हियर स्थल जल तथा स्थल जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग जैव मंडल कहलाता है। इसे इसे जीव मंडल भी कहते हैं। पृथ्वी के इस भाग में जीवन मौजूद है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे तथा जीव मंडल से जुड़े हैं। जीवित रहने के लिए प्राणी एक दूसरे से जुड़े हैं और जीव मंडल से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्य रूप से क्या बच्चों? मुख्य रूप से दो भागों, जंतु जगत और पादप जगत में बांटा गया, कैटेगराइज किया गया है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर बच्चों पृथ्वी के ये सभी परिमंडल आपस में पारस्परिक अभिक्रिया करते एक दूसरे के साथ मिलकर के, जिससे बच्चों और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से प्रभावित भी करते हैं। जैसे कि बच्चों उदाहरण हेतु लकड़ी और खेती हेतु वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेज होने लगता है। अगर आप खेती के लिए और बाकी चीजों के लिए वनों को काटते हैं अगर, तो जो वहां का ढलुआ भाग है वहां पर मिट्टी का कटाव तेजी से शुरू हो जाएगा, मिट्टी कटने लगेगी। और बच्चों ऐसे ही प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में बदलाव हो जाता है। भूकंप से क्या होता है बच्चों? पृथ्वी की सतह वो बदल जाती है। और कुछ समय पूर्व सुनामी के कारण अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह कुछ भाग पानी में डूब गया। और जब सुनामी आई है बच्चों, तो अंडमान और द्वीप समूह का कुछ ऐसा भाग था जो पानी में हमेशा के लिए डूब गया है। और इससे भी क्या हो गया? प्राकृतिक आपदा ने इस भूभाग को हमेशा के लिए बदल दिया है। झीलों और नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने के कारण उनका जल मानव के उपयोग योग्य नहीं रह जाता, क्योंकि वह दूषित हो जाता है। और उसका उपयोग अगर मानव करता है तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चों? बीमार हो जाएगा और जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, उनके जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो इस जल से दूसरे जीवों को भी हानि पहुंचती है, क्योंकि यह जल दूषित हो चुका है बच्चों। सो कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो बच्चों जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है? हमारे पृथ्वी के तापमान को यह बढ़ाता है। और इसके कारण जो हमारे तापमान में वृद्धि होती जा रही है भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं। नाउ उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों और गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैव मंडल के बीच
के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने हेतु पृथ्वी के संसाधनों के सीमित प्रयोग की जरूरत है। अब बच्चों, जो हमारा भूमंडल है, वायुमंडल है, जल मंडल है, स्थल मंडल है, जैव मंडल है, अब ये क्या है, हमारे प्राकृतिक संतुलन में है। और इनके संतुलन को बनाए रखने के लिए बच्चों में क्या जरूरत है, हमें जो पृथ्वी के संसाधन है उनको सीमित, यानी कि जितनी जरूरत है उतना ही प्रयोग करें, इसकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार यह चित्र है जैव मंडल का। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जैव मंडल में ये है, यहाँ पर स्थल मंडल है पृथ्वी के अंदर, यहाँ पर स्थल है, यहाँ पर स्थल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले जानवर रहते हैं। ये क्या है बच्चों, जल मंडल, जल में रहने वाले जीव रहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो जल मंडल के जो जीव है, जिनको aquatic एनिमल्स बोलते हैं इंग्लिश में, जलीय जीव। और ये क्या है बच्चों, स्थल मंडल, यहाँ पर चूहा बिल में रहता है, यहाँ पर लोमड़ी है, और यहाँ पर अन्य छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं। तो बच्चों, इस तरीके से एक दूसरे की जिंदगी को यहाँ पर प्रभावित करते हैं। तो आइए पाठ के बाद कुछ बिंदु दोहरा लेते हैं। तो आओ दोहराएं। पृथ्वी को 4 क्षेत्रों या भागों में विभाजित कर सकते, इन्हें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल कहते हैं। इस समय पृथ्वी 7 बड़े महाद्वीपों में विभाजित है, जो महासागरों द्वारा एक दूसरों से पृथक है, अलग अलग है। तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत में दक्कन का पठार हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मैदान प्राय समुद्र तटों के साथ या नदियों के आसपास आर पार पाए जाते हैं। तो बच्चों, पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। लगभग 100 किलोमीटर सघन वायुमंडल का आवरण सूर्य विकिरण से हमारी रक्षा करता है। 100 किलोमीटर दूर तक फैला जो हमारा वायुमंडल है, हमारे सूर्य की विकिरण जो किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। और बच्चों, मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए जीव मंडल में एक साथ रहते हैं, इसलिए एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों, इस कक्षा में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों, इसके बाद अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए बच्चों, आपका ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।